विद्यार्थियों, मैं शशि भूषण तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस भौतिकी के पाठ के साथ, जिसका नाम है सदिश। सदिशों के बारे में पिछली कक्षा में हमने कुछ जानकारियाँ एकत्रित की। सदिशों को निरूपित कैसे करते हैं, उनके बीच के कोण का क्या अर्थ है, और तत्पश्चात हमने सदिशों के योग के त्रिभुज नियम और समानांतर चतुर्भुज नियम के बारे में पढ़ा। त्रिभुज नियम और समानांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया था। आपकी याददाश्त को एक बार तरोताजा करने के लिए हम पुनः कुछ प्रश्नों से ही आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ें हैं। इन पर आधारित कुछ प्रश्न हम आज सबसे पहले करेंगे। पहला प्रश्न सुनने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उसके पश्चात ही मेरे हल को देखेंगे। जी, दो बल हैं, कल्पना करो दो बल हैं F1 और F2। इन दोनों बलों के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं। दोनों बलों के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं। दो बल हैं F1 F2, इनके परिमाण बिल्कुल बराबर हैं। यह दिया हुआ है कि दोनों बलों के बीच का कोण 60 अंशों का है, 60 डिग्री है। इन बलों का परिणामी ज्ञात करें। परिणामी ज्ञात करें। इन दो बलों का परिणामी ज्ञात करें। प्रश्न फिर से समझ लें। दो बल हैं जिनके परिमाण 20 न्यूटन एवं 20 न्यूटन है। इन दोनों बलों के बीच का कोण 60 अंशों का है। आपको इन दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करना है। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न को हल कीजिए। जस्ट सबके फायदे के लिए मैं त्रिभुज नियम एवं समानांतर चतुर्भुज नियम दोनों का उपयोग करते हुए यहां पर एक चित्र बना देता हूं। सर्वप्रथम यह एक बल है, यह रेखाखंड बल सदिश को निरूपित कर रही है। बल है F1 और इसका परिमाण है 20। दूसरे बल को निरूपित करने के लिए जो रेखाखंड हम बनाते हैं, उसकी पूंछ को पहले के सिर पे रख के बनाया। दोनों सदिशों के बीच का सही कोण यह कोण है, यह थीटा 60 डिग्री का कोण है। तो त्रिभुज नियम का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि इन दोनों सदिशों का परिणामी यह सदिश है। यह बल F1 और F2 का योग है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज नियम के अंतर्गत हमें दोनों सदिशों को किस प्रकार बनाना चाहिए, जिससे दूसरे सदिश की पूंछ पहले सदिश के सिर पे रखी हो। पहले के सिर पे दूसरे की पूंछ रख के बनाई, अब पहले के पूंछ से दूसरे के सिर को जोड़ दिया, एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। और यह आखिरी भुजा जो तुमने बनाई, यह इन दो सदिशों का परिणामी है। इस चित्र में सदिश F1 और F2 का परिणामी है। यदि इसी चीज को हम समानांतर चतुर्भुज नियम से दर्शाना चाहें, तो F1 20 न्यूटन का बल है, F2 यह भी 20 न्यूटन का बल है। दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। दोनों की पूंछ एक साथ रख के बनाई गई है। अब ये हम निर्माण करते हैं एक समानांतर चतुर्भुज का। इस समानांतर चतुर्भुज का यह विकर्ण परिणामी सदिश को निरूपित करता है। ध्यान देना, समानांतर चतुर्भुज में
दो विकर्ण संभव है। यह विकर्ण जो दोनों सदिशों के पूंछ से पास हो रहा है वही परिणामी है। गलती मत करना, इसको परिणामी ले लिया और कहा कि सर आपने बताया नहीं। अरे ऐसा नहीं, बता रहा हूं, ठीक से सुनो ना। दोनों की पूंछ से पास होने वाला यह विकर्ण यही परिणामी होता है। अब अगर आप ध्यानपूर्वक दोनों चित्रों को देखेंगे तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों चित्रों में। इस चित्र में हमें एक और चीज माफ कीजिएगा, बड़ी सरलता से दिखती है, वो है यह दोनों भुजाएं समान है। यह समानांतर चतुर्भुज हकीकत में इसकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं, इसे हम रोम्बस कहते हैं अंग्रेजी में। और एक रोम्बस और स्क्वायर मतलब रोम्बस और वर्ग में जो विकर्ण होता है वह उसके कोण को समद्विभाजित ही करता है। तो यह अगर 60 अंशों का कोण है तो यह तय है कि यह 30 डिग्री और यह 30 डिग्री का कोण है। अर्थात परिणामी सदिश की दिशा को बताने के लिए हमें किसी और कोशिश की आवश्यकता नहीं है। परिणामी सदिश की दिशा तो इस चित्र के बनाने मात्र से ही सबकी समझ में आ गया। अब इस परिणामी सदिश का परिमाण अर्थात इस रेखाखंड की लंबाई यह ज्ञात करने के लिए हम अपने सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां पे ए की जगह है f1, बी की जगह है f2, cos थीटा, ऐसा। दिस इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20, f1 और f2 दोनों बलों के परिमाण हैं, इंटू cos 60 डिग्री। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 लिखिए, इसकी गणना स्वयं कीजिए, आपको मिलेगा 20√3। अर्थात दोनों बलों का परिणामी 20√3 परिमाण का 20√3 परिमाण का एक बल है जिसकी दिशा दोनों बलों के बिल्कुल बीचों बीच है। इस 60 डिग्री के कोण के बिल्कुल बीचों बीच कोण को बाइसेक्ट करता हुआ, समद्विभाजित करता हुआ परिणामी बल की दिशा है। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को अवश्य रूप से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न में कहा गया है कि दो सदिश A एवं B हैं और दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। एक प्रश्न कहता है कि A एवं B दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, इनका जो परिणामी है उसको मैं R से सूचित कर लेता हूं। ऐसा, और आपको यह बता देता हूं कि सदिश R की दिशा सदिश A की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सदिश R की दिशा सदिश A की दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। साथ में यह भी दिया गया है कि सदिश R का जो परिमाण है वो 10 है। गौर करें, A और B दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, उनका परिणामी सदिश R जिसका परिमाण 10 है वो पहले सदिश A के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपको मुझे बताना है कि सदिश A का परिमाण क्या है, आपको मुझे बताना है सदिश B का परिमाण क्या है। विद्यार्थियों, सदिश A एवं B के परिमाण ज्ञात करके आपको मुझे बताने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिए।
आइए पुनः एक चित्र के निर्माण के बाद हम पाएंगे कि यह प्रश्न काफी सरल है। एक चित्र को बना दें तो यह प्रश्न बहुत ही सरल दिखने लगता है। इस स्थिति को प्रदर्शित करता हुआ एक सरल सा चित्र मैं बना रहा हूं। सदिश ए एवं बी दो लंबवत सदिश हैं। यह सदिश ए है, यह सदिश बी है, दोनों लंबवत हैं। इन दोनों सदिशों की पूंछ को एक साथ रख के बनाया है मैंने। अब समानांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार मैं एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करता हूं। इस परिस्थिति में यह समानांतर चतुर्भुज निश्चित रूप से एक आयत है। यह समानांतर चतुर्भुज निश्चित रूप से एक आयत है क्योंकि यह कोण समकोण है। इस आयत का यह विकर्ण, आयत का यह विकर्ण यही परिणामी है। आयत का यह विकर्ण यही परिणामी सदिश है आर। प्रश्न के मुताबिक इस परिणामी सदिश का परिमाण 10 है, अर्थात हम ऐसे सोच सकते हैं कि इस विकर्ण की लंबाई 10 है। अगर हम जो भी रेखाखंड बनाते हैं सदिशों को व्यक्त करने के लिए, उनकी लंबाई हमेशा सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। सरलता के लिए समानुपात का जो नियतांक है उसको 1 मान लेते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा 1 परिमाण के सदिश को निरूपित करती है, ऐसा सोचते हैं हम। तो 10 परिमाण का सदिश है, उसको व्यक्त करने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा मैंने बनाई है, ऐसा सोचें। साथ में यह भी दिया गया है कि यह सदिश, परिणामी सदिश, सदिश ए के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और हमसे ए और बी के परिमाण के बारे में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे चित्र में रेखाखंडों की लंबाई, जो सदिशों को निरूपित करने के लिए हमने रेखाखंड बनाए हैं, उन रेखाखंडों की लंबाई ही सदिश के परिमाण का द्योतक है। अगर यह 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा 10 परिमाण के सदिश को अभिव्यक्त कर रही है, तो इसका परिमाण क्या है जानने के लिए हमें सिर्फ इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई हमें बताएगी कि बी का परिमाण क्या है। तो विद्यार्थियों, ये बड़ा ही सरल है, एक त्रिकोणमिति का छोटा सा उपयोग, जिसके बाद हम ए और बी का मान आसानी से लिख पाएंगे। इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हम लिख सकते हैं a/10, a/10 बराबर cos 30 डिग्री, a/10 बराबर cos 30 डिग्री, अर्थात a का मान 10 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का अर्थ √3/2, तो ये बन गया 5√3, 5√3। अब इसी त्रिभुज में अगर इस रेखा की लंबाई b है तो इसकी लंबाई भी b ही है ना। तो इस त्रिभुज में b/10 ये sin 30 डिग्री है, अर्थात b का मान 10 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, अर्थात यह मान 5। तो आपको a और b दोनों सदिशों के परिमाण मिल गए। बड़ा ही सरल है, मुश्किल तो है ही नहीं, है कि नहीं। चलिए जल्दी से एक और प्रश्न का हल बताइए। आशा करता हूं कि पिछली क्लास में आपने जो पढ़ा था उसको अच्छे से याद किया है। उस पर आधारित यह प्रश्न जल्दी से उत्तर देंगे। प्रश्न के खत्म होते ही मुझे उत्तर चाहिए। ए और बी दो सदिश हैं,
इनके परिमाण 5 हैं, दोनों के परिमाण 5। दोनों सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री। परिणामी सदिश का परिमाण बताइए। परिणामी सदिश इन दोनों का योग जो है उसका परिमाण बताइए। अर्थात a धन b, प्रश्न में अक्सर ऐसा लिख के पूछ सकते हैं कि इसका मान बताइए, a और b के योग का मान बताइए। मुझे तुरंत मान चाहिए। बहुत से लोगों ने सही बताया, 5। हमने याद किया था पिछली क्लास में, उस पर ही आधारित यह प्रश्न है। दो सदिश बराबर परिमाण के अगर 120 डिग्री के कोण पर हों तो उनका परिणामी उन दोनों सदिशों के परिमाण के बराबर परिमाण वाला होता है, और उसकी जो दिशा होती है वो बिल्कुल दोनों सदिशों के बीचों बीच होती है कि नहीं? तो परिणामी सदिश जो है उसका परिमाण 5 ही होगा, और उसकी दिशा इन दोनों सदिशों के बिल्कुल बीच, दोनों के दिशाओं को समद्विभाजित करती हुई, दोनों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती हुई दिशा में होगा। स्टूडेंट्स, सदिशों के योग में दो ऐसी सरल परिस्थितियां हैं जहां हमें उस बड़े सूत्र के पदों में सोचने की आवश्यकता होती नहीं है। दो बड़ी सरल परिस्थितियां, सदिशों के योग की दो सरल परिस्थितियां, हम इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, याद कर लेंगे। अलग से एक बार लिख के आपको बता रहा हूं। समानांतर सदिश, समानांतर सदिशों का योग। यदि आपको दो सदिश ऐसे दिए गए हों जिनकी दिशाएं समान हो, जिनके बीच का कोण 0 डिग्री हो। ध्यान देना, दो सदिश अगर समान दिशा में हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, तो उनके बीच के कोण को 0 डिग्री लेते हैं, 180 डिग्री नहीं। ऐसे दो सदिशों का योग, ऐसे दो सदिशों का परिणामी जो होता है वो इन्हीं दोनों सदिशों के समानांतर होता है, एवं इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए किसी विशेष सूत्र या गणित की आवश्यकता नहीं। यह सदिशों के योग के जितने भी भिन्न भिन्न केसेस हैं उसमें शायद सबसे सरलतम केस है। दो सदिश 5 और 3 परिमाण के अगर एक ही दिशा में हो तो इनका योग, इनका परिणामी इन्हीं की दिशा में एक सदिश होता है, और उसका परिमाण 5 जोड़ 3 8 होता है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जब दो सदिश एक ही दिशा में हैं तो उनका योग प्राप्त करने के लिए आप सीधे सीधे उनके परिमाणों को जोड़ दीजिए। जैसा तीसरी कक्षा से गणित में जोड़ करते आए हैं वैसा जोड़ दीजिए। 5 और 3 8, 8 और 8 16, ऐसा। ये सामान्य बुद्धि से समझा जा सकता है। दो बल अगर इस पिंड के ऊपर एक ही दिशा में आरोपित किए जाएं, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के, तो परिणामी 8 न्यूटन होगा, ये कहा जा रहा है। आपने जो सूत्र पढ़ा था √a² + b² + 2ab cos थीटा, उस सूत्र के उपयोग से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो आप चाहें तो खुद करके देख लीजिए। थीटा का मान 0 डिग्री लिखिए, cos 0 डिग्री 1 होता है। ऐसा करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि जी हाँ, ऐसी परिस्थिति में दो सदिशों का योग a जोड़ b होता है। a जोड़ b, इसको अगर सामान्य भाषा में लिख दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। R क्या है? ये परिणामी सदिश का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। A क्या है? प्रथम सदिश का परिमाण। B क्या है? द्वितीय सदिश का परिमाण। दोनों सदिशों के परिमाण, इस उदाहरण में 5 और 3, 5 जोड़ 3 को जोड़ दें 8, यही परिणामी सदिश का परिमाण होता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि सदिशों के योग में साधारण बीजगणितीय योग की विधि कार्य करती है सिर्फ एक परिस्थिति में, जब दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर हो। प्रति समानांतर सदिशों का योग।
जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हो तो कई बार हम उन्हें प्रति समानांतर सदिश भी कहते हैं। ये दो सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में, ए का परिमाण 5 मान लिया उदाहरण के लिए और बी का परिमाण 3। दो सदिश प्रति समानांतर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री। ध्यान देना, प्रति समानांतर सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री लिया जाता है, समानांतर सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। जब ऐसे दो सदिश आपको जोड़ने को कहा जाए तो बच्चों याद रखना कि जो परिणामी सदिश होता है वो बड़े वाले सदिश की दिशा में होता है। खुद से देखो कौन बड़ा है ए और बी में। निश्चित रूप से इस चित्र में, इस स्थिति में सदिश ए का परिमाण बी से बड़ा है, तो जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा सदिश ए की दिशा में होगी और परिणामी का परिमाण ए और बी के परिमाण का अंतर होता है। अर्थात जो परिणामी सदिश है, हम दो सदिशों को जोड़ने की ही बात कर रहे हैं, हम दो सदिशों को जोड़ने की ही बात कर रहे हैं। इन दो सदिशों का योग एक नया सदिश है जिसकी दिशा बड़े वाले सदिश ए की दिशा में है एवं जिसका परिमाण 2 है। अर्थात मैं कह रहा हूं परिणामी सदिश का परिमाण ए और बी के परिमाण के अंतर के बराबर होता है। ये मैंने ऐसा चिन्ह इसलिए लगाया कि इस उदाहरण में तो ठीक है 5 - 3 2, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जहाँ ए का मान छोटा है बी से, ए 3 है बी 5 है, ऐसा सोचो ए 3 है और बी 5 है तो आप a - b लिखोगे तो -2 आ जाएगा। किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता। अगर a का मान 3 होता, b का मान 5 होता तो हम a - b अगर रट लें तो -2 उत्तर आ जाएगा। परिणामी सदिश का परिमाण -2 नहीं है, 2 ही है, उसकी दिशा b की दिशा में होती। किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता। ये मॉड साइन का अर्थ मुझे लगता है सभी जानते हैं। मॉड का अर्थ है कि -2 अगर मॉड के अंदर है तो इसे हम +2 लिखते हैं, है कि नहीं। परिमाण तो मॉड a - b कहने का अर्थ हुआ a - b या b - a, हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो बड़े में से छोटे सदिश के परिमाण को घटा दीजिए, जो राशि प्राप्त हुई वही परिणामी सदिश का परिमाण होती है यदि दो सदिश प्रति समानांतर हो। विद्यार्थियों, यदि आपने मेरी इस बात को समझ लिया तो इन प्रश्नों के उत्तर शीघ्र अति शीघ्र दें। इन दो सदिशों का योग बताएं। इन दो सदिशों का योग क्या होगा बताएं, उत्तर दें। इन दो सदिशों का योग इन्हीं की दिशा में एक सदिश होगा जिसका परिमाण होगा 10। ये दोनों समानांतर सदिश हैं। इनका योग प्राप्त करने के लिए हमें सीधा सीधा क्या करना है, इनके परिमाणों को जोड़ देना है। इनके परिमाणों को जोड़ देना है। इनके परिमाणों को जोड़ने से विद्यार्थियों, इनके परिमाणों को जोड़ने से हमें परिणामी सदिश का परिमाण मिल जाता है। यदि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, एक सदिश a जिसका परिमाण 4, एक सदिश b जिसका परिमाण 6, a और b का योग ज्ञात कीजिए। a और b का योग ज्ञात कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न कॉल कीजिए। मुझे आशा है कि आप सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा। परिणामी सदिश बड़े वाले सदिश की दिशा में होगा जब दो सदिश विपरीत दिशाओं में। यह परिणामी की दिशा है और परिमाण क्या होगा, 6 - 4 2।
इसीलिए वहां मॉड लगाया था कि किसी विद्यार्थी ने अगर a माइनस बी लिखा 4 माइनस 6 तो -2 का मॉड वो 2 ही लिखे। परिणामी सदिश का परिमाण तो 2 ही है, किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता। होता है क्या? इस पे लगाओ तो -10 न्यूटन का बल लगाओ। अरे -10 न्यूटन का बल क्या होता है? कोई चीज नहीं होती। हाँ, जब दिशा का बोध कराना हो तब ऋण चिन्ह का अर्थ होता है। यदि मैं यह कह दूं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा धनात्मक है, अब इस पर -10 न्यूटन का बल लगाओ, इसका तात्पर्य हुआ कि 10 न्यूटन का बल नीचे की दिशा में लगाओ। तो ये -10 अगर मैं कहीं बोल रहा हूं, माइनस साइन निश्चित रूप से दिशा सूचक है। बल का परिमाण तो 10 ही है, वो -10 कैसे हो सकता है? किसी ट्रक का वेग -50 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे हो सकता है? वेग का परिमाण तो 50 ही होगा। ऋण चिन्ह यदि है तो वो दिशा सूचक है। किसी ने कहा कि पूर्व दिशा धनात्मक है और अब वो कहता है कि वेग -50 है, इसका तात्पर्य होता है कि वेग की दिशा पश्चिम की ओर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें हर हाल में याद रहनी चाहिए। आइए विद्यार्थियों, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम, समानांतर चतुर्भुज नियम और इन कुछ सरल परिस्थितियों को समझने के बाद अब हम इस परिस्थिति में हैं कि सदिशों के सब्ट्रैक्शन, सदिशों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर ध्यान दें। अर्थात सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सबसे जरूरी बात, दो सदिशों का अंतर ज्ञात करने की प्रक्रिया सदिशों के योग की प्रक्रिया से भिन्न नहीं है। अभी हम सदिशों के योग की ही प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, आप ऐसा समझ लें, एडिशन ही पढ़ रहे हैं अभी हम। दो सदिशों का अंतर ज्ञात करना भी वेक्टर एडिशन के अंदर ही आता है। सिर्फ एक बात समझनी है, सिर्फ एक बात। यदि आपसे किसी ने कहा a माइनस बी ज्ञात करो, इसका अर्थ होता है सदिश a में जोड़ो माइनस बी नाम के सदिश को। ध्यान दीजिए, सदिश a में जोड़ो माइनस बी नाम के सदिश को। सदिश a में माइनस बी नाम के सदिश को जोड़ना है, जोड़ना है, वही त्रिभुज नियम, वही समानांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करके। तो अब प्रश्न यह उठता है कि माइनस बी क्या चीज है? माइनस बी एक सदिश है जो बी के बराबर परिमाण का है परंतु जिसकी दिशा बी के विपरीत है। उदाहरण के लिए, यदि यह सदिश b है, इसका परिमाण 4 है, इसको उल्टा कर दीजिए। यह सदिश माइनस b है, इसका परिमाण भी 4 ही है, -4 नहीं है। किसी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। माइनस b में यह जो ऋण चिन्ह है यह दिशा सूचक है। यह सिर्फ यह बता रहा है कि माइनस बी नाम का सदिश b के विपरीत है। इसके अलावा इस माइनस चिन्ह का कोई और अर्थ नहीं है। तो जब हमें a और माइनस बी कैलकुलेट करना हो तो हम a में जोड़ेंगे माइनस बी नाम के सदिश को, और माइनस बी नाम का सदिश हम बनाएंगे कैसे? तो b को उल्टा करके जो दिया हुआ सदिश b है उसको पलट देंगे, इससे हमें माइनस बी सदिश प्राप्त होगा। अब इस नए प्राप्त सदिश को दिए हुए सदिश a के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। इसका उत्तर भी मैं आपसे तुरंत चाहता हूं, ठीक है? बताइए, ये एक सदिश है a, इसका परिमाण है 4। यह एक सदिश है b, इसका परिमाण है 2। दोनों सदिश विपरीत दिशाओं में। विद्यार्थियों बताइए a माइनस बी का परिमाण क्या होगा?
आपको मुझे बताना है a माइनस बी नाम के सदिश का परिमाण क्या होगा, बताइए। मैं आशा करता हूं कि कई लोगों ने सही उत्तर दिया। हमें a माइनस बी ज्ञात करना है। इसका अर्थ a में माइनस बी नाम के सदिश को जोड़ना है। हमें a माइनस बी ज्ञात करना है, अर्थात हमें a में जोड़ना है माइनस बी नाम के सदिश को। अब सदिश a जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे कुछ मत कीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। माइनस बी नाम के एक नए सदिश की रचना कीजिए। कैसे करेंगे आप? ये जो दिया हुआ सदिश बी है इसको पलट दीजिए। ये माइनस बी सदिश की रचना हो गई। माइनस बी नाम का सदिश, इसका परिमाण 2 है, इसका परिमाण भी 2 ही है, माइनस 2 नहीं है। सदिश a में हमें जोड़ना है माइनस बी नाम के सदिश को। तो सदिश a में जोड़ना है माइनस बी नाम के सदिश को, इसके लिए b को पहले पलट दिया। b को पलटने से नया सदिश प्राप्त हुआ जिसका नाम है माइनस बी। परिमाण तो 2 ही है। अब हमें इस सदिश को इसके साथ जोड़ना है। इस माइनस चिन्ह पे फोकस मत कीजिए, वो नाम है माइनस बी। अगर आपको नाम अटपटा लग रहा है तो माइनस बी नाम के इस सदिश का एक अन्य नाम रख लीजिए, इसको सदिश सी पुकारिए और ये सोचिए कि ए और सी को जोड़ना है। तो जो सदिश जब एक ही दिशाओं में हो तो इनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? सबसे सरल, परिणामी सदिश इन्हीं की दिशा में होगा और इसका परिमाण होगा 4 जोड़ 2 6। जी हां, यही सदिश a और माइनस बी का योग है। a और माइनस बी का योग है, अर्थात a माइनस बी है। तो a माइनस बी एक सदिश है जिसकी दिशा सदिश a की दिशा में है और परिमाण 6 है। इस प्रश्न का उत्तर तो आप अवश्य मुझे देंगे। a एक सदिश है जिसका परिमाण 4 है, b एक सदिश है जिसका परिमाण 2 है। आप बताइए b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए ज्ञात करें। b माइनस ए ज्ञात करें। वीडियो पॉज करें, 1 मिनट सोचें और सही उत्तर देने का प्रयास करें। b माइनस ए ज्ञात करें। जी, सभी समझते हैं b माइनस ए निकालने के लिए हमें सदिश b में जोड़ना होता है माइनस ए को। सदिश b में जोड़ना होता है माइनस ए नाम के सदिश को। तो सदिश b जैसा है वैसा ही लिखा रहने दीजिए, अर्थात 2 परिमाण का सदिश ऐसा। माइनस ए नाम के नए सदिश की रचना कीजिए। माइनस ए नाम का सदिश ए के विपरीत 4 परिमाण वाला सदिश है। माइनस 4 नहीं, परिमाण तो 4 ही है। ए के विपरीत दिशा में है, माइनस ए नाम है इसका। हमें इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे, ये दोनों विपरीत दिशाओं में सदिश है। गौर किया जाए, इन दोनों को हमें जोड़ना है और ये दोनों विपरीत दिशाओं में सदिश है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले याद किया था प्रति समानांतर सदिश। ऐसी परिस्थिति में जो परिणामी होता है, इन दोनों का योग होता है, वो बड़े वाले सदिश की दिशा में होता है। तो वो माइनस ए से कंफ्यूज मत होइए, उसका नाम सी रख लीजिए आप और बी और सी को जोड़ना ऐसा सोचिए। तो ये 4 परिमाण का सदिश बड़ा है, इसी की दिशा में इन दोनों का योग होगा, यही परिणामी होगा। और परिणामी का परिमाण क्या होता है? इन दोनों के परिमाण के अंतर के बराबर 2। 4 घटाओ 2 2। तो जो परिणामी सदिश है b माइनस ए, वह एक सदिश है 2 परिमाण का जिसकी दिशा माइनस ए की दिशा में है ना, जिसकी दिशा माइनस ए की दिशा में है और परिणामी सदिश का परिमाण 2 है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम 2 सदिशों का अंतर ज्ञात करते हैं। अब यदि आप मूल बात को समझ चुके हैं तो इस प्रश्न को अवश्य हल कर लेंगे। 2 सदिश
लंबवत हैं, दो सदिश लंबवत हैं। ठीक, मान लिया दो सदिश लंबवत हैं। सदिश ए का परिमाण 3 है एवं सदिश बी का परिमाण 4 है। ए और बी दो लंबवत सदिश हैं। सदिश ए का परिमाण 3 है एवं सदिश बी का परिमाण 4 के बराबर है। आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले ए और बी के योग का परिमाण बताएं, साथ में ए और बी के अंतर का परिमाण बताएं। ये दो राशियां आपको बतानी होंगी। ए और बी के योग का परिमाण बताइए, ए और बी के अंतर का परिमाण बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न को हल कीजिए। विद्यार्थियों, ए और बी दो लंबवत सदिश हैं। जैसे मैं एक चित्र ऐसा बना देता हूं। सदिश ए, इसका परिमाण 3, यह सदिश बी, इसका परिमाण 4। दोनों की पूंछ साथ रख के मैंने बनाई है। तो समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार मैंने एक समानांतर चतुर्भुज की रचना की। इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वो ये सदिश है। ये ए प्लस बी है, इसका नाम मैं R1 लिख लेता हूं। ठीक है, R1, ए प्लस बी को मैं R1 बोल रहा हूं। सभी समझते हैं कि इस सदिश का परिमाण √3² + 4² अर्थात 5। परिणामी सदिश का परिमाण 5 है। ये 3 है, ये 4 है, तो इस रेखा की लंबाई 5 होगी। पाइथागोरस प्रमेय से हम ऐसे सदिशों को जोड़ सकते हैं। अब प्रश्न है कि a - b क्या चीज है। एक नए चित्र का निर्माण करता हूं a - b को प्रदर्शित करने के लिए। यह सदिश a है, इसका परिमाण 3 है। अब हमें a - b ज्ञात करना है, अर्थात a में -b को जोड़ना है। तो सबसे पहले -b नाम के एक सदिश की रचना करेंगे। सदिश b के विपरीत यह सदिश -b कहलाता है। इसका परिमाण 4 ही है, -4 नहीं। अब इन दोनों को पुनः समानांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करके जोड़ेंगे। अब हम फोकस किस पे कर रहे हैं कि ये दो सदिशों को जोड़ना है, a और -b को जोड़ना है। -b अगर आपको अटपटा नाम लग रहा है तो उसका नाम c रख लीजिए। a और c को जोड़ना है। इन दोनों सदिशों का परिणामी निश्चित रूप से यह, इसका नाम मैं R2 रख ले रहा हूं। R2 क्या है? a और -b का योग। इस R2 सदिश का परिमाण क्या होगा? उत्तर है 5। क्या देखते हो? यदि दो सदिश लंबवत हो, महत्वपूर्ण जानकारी याद करना है। यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उनका योग करने से जो सदिश प्राप्त होता है, जोड़ने से जो सदिश प्राप्त होता है, उसका परिमाण, और उनका अंतर लेने से जो सदिश प्राप्त होता है उसका परिमाण दोनों समान है। R2, यह R1 था, क्षमा करेंगे, R2 का परिमाण भी 5 है। तो विद्यार्थियों, इस केस में हमने ये समझा, इस उदाहरण में हमने ये देखा कि A और B का योग, इसका परिमाण अर्थात R1 का परिमाण, और A - B का परिमाण, ये दोनों ही राशियां बिल्कुल समान होती हैं। ये दोनों राशियां बिल्कुल समान होती हैं यदि A और B दोनों लंबवत सदिश हो। यह होने के लिए जरूरी है कि A और B दोनों लंबवत सदिश हो। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को सभी वीडियो पॉज करके हल करेंगे और सही उत्तर देंगे। दिया है कि दो सदिश हैं A और B, इनके परिमाण
दोनों के परिमाण 4 हैं, दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, बताइए ए और बी के अंतर का परिमाण क्या होगा? ए माइनस बी इस सदिश का परिमाण क्या होगा? बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, उत्तर दीजिए। मैं पुनः आशा करता हूं कि आप में से अधिकांश लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर निकाला होगा। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया है दो सदिश जिनके बीच का कोण 60 डिग्री है। ऐसा बना लेता हूं चित्र। एक सदिश ए, इसका परिमाण 4, यह दूसरा सदिश बी, इसका भी परिमाण 4। इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री। हमें जो चीज ज्ञात करने को कहा गया है वो है ए माइनस बी। इसका अर्थ होता है ए जोड़ माइनस बी। माइनस बी नाम के सदिश की रचना करेंगे। इसी चित्र में कर देता हूं, ध्यान देना। ये जो बी है इसको उल्टा कर देता हूं, यहीं पे कर देता हूं, अलग से नया चित्र नहीं बना रहा हूं, यहीं पे इसको हम उल्टा कर देते हैं। इस बी को उल्टा कर दिया। यह सदिश माइनस बी है, इसका परिमाण कितना है? 4। अब हमें किस पे ध्यान देना है? ए और माइनस बी नाम के सदिश पे। इस सदिश पे एवं इस सदिश पे, इसको तो अब भूल जाइए, इसका कोई रोल नहीं है इस प्रश्न में, इसका कोई योगदान अब नहीं होने वाला। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना, ये दोनों पे। ये दोनों सदिश हैं, दो सदिश जिनके परिमाण 4 है, और इनके बीच का कोण क्या है? जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनके बीच का कोण क्या है? अरे भाई 120 डिग्री है। ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है, यह 60 डिग्री तो यह 120 डिग्री। तो दो सदिश जिनके परिमाण बराबर हैं और 120 डिग्री के कोण पे, उनका योग क्या होता है? उनका योग जो होता है उसका परिमाण दोनों दिए हुए सदिशों के परिमाण के बराबर होता है। यदि हम यहां पर चित्र बनाकर इसको दर्शाना चाहें तो अरे किसी ने चित्र बनाया आप में से? नहीं बनाया। बनाना चाहिए ना, चित्र बनाने से ज्यादा समझ में आता है। ये हमने समानांतर चतुर्भुज की रचना की। अब मैं इसको और इसको जोड़ने पे ध्यान दे रहा हूं। यह है परिणामी सदिश। जी हाँ, यही है परिणामी सदिश, अर्थात ए माइनस बी। यही है परिणामी आर ए माइनस बी। और ऐसा हम कई बार याद कर चुके हैं, अब मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूं। 4 और 4 परिमाण के दो सदिश 120 डिग्री पे है, तो इनका परिमाण 4 ही होता है। ऐसा प्रश्न आया किसी परीक्षा में तो इसका उत्तर हम फट से बिना सोचे समझे एकदम एक झटके में लिख के आ जाएंगे कि भाई ये तो उत्तर 4 ही होगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि दो सदिशों का अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात अवश्य समझ में आई होगी। चलिए, यदि हमें दो से ज्यादा कई सदिशों को जोड़ने को कहा गया हो, कई सदिशों को जोड़ने को कहा गया हो, ऐसे केस में सदिशों के योग का बहुभुज नियम कई बार कारगर सिद्ध हो सकता है।
पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, सदिशों के योग का बहुभुज नियम, पॉलीगॉन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। आज की क्लास में इस रूल को एक बार समझने का प्रयास कर लेते हैं। इस पर आधारित प्रश्न अगली क्लास में करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि मैं आपको कई सदिश एक के बाद एक दे दूं, ए, बी, सी और कल्पना करो डी। ए, बी, सी, डी कई सदिश हैं, 4 सदिश हैं। हमें इनका योग प्राप्त करना है। हम किन्हीं भी 2 सदिशों को पहले जोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सदिशों के योग की प्रक्रिया में ऑर्डर, क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। हम चाहे तो ए और डी को पहले जोड़ सकते हैं, ए और सी को पहले जोड़ सकते हैं, बी और सी को पहले जोड़ सकते हैं, उसमें जो मिला उसको डी जोड़ सकते हैं। किसी भी क्रम में सदिशों का योग किया जा सकता है। हम 2-2 करके सदिशों को जोड़ते हैं। चलिए सबसे पहले ए और बी को आपस में जोड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्र बना रहा हूं मैं। सदिश ए के सिर पर बी की पूंछ रख के बनानी है हमें, ऐसा इतना ही बड़ा रेखाखंड यहां से बनाना है। अब यदि कोई कहे कि ए और बी का योग बताओ, तो हम ए की पूंछ से बी के सिर को जोड़ देंगे। यह रेखा ए प्लस बी को सूचित कर रही है, यह ए प्लस बी है। अब आप इसको और इसको भूल जाइए। क्यों? ए और बी को जोड़कर तुम्हें यह सदिश प्राप्त हो गया, हरे रंग का सदिश। यह ए धन बी है, इसमें हम सी को जोड़ेंगे। ए प्लस बी में हम सी को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? यह जो हरे रंग का सदिश दिख रहा है ए प्लस बी, इसके सिर पे सी की पूंछ रख के ड्रॉ करेंगे। इतनी ही बड़ी रेखा यहां ड्रॉ करेंगे। यह सदिश सी है। अब हम इसको और इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यह सदिश जोड़ यह सदिश एक सदिश होगा जिसको हम इस रेखाखंड से निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यह ए प्लस बी प्लस सी को निरूपित कर रहा है। ये ए प्लस बी था, इसके सिर पे सी की पूंछ रख के ड्रॉ की, ये ए प्लस बी प्लस सी है। अब यह ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें हम डी को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? उत्तर है, हम इस नीले रंग का जो सदिश है ए प्लस बी प्लस सी, इसके सिर पर डी की पूंछ रख के ड्रॉ करेंगे। यह सदिश डी है और यह नीला सदिश जोड़ डी अर्थात त्रिभुज नियम से यह परिणामी सदिश है। यह जो आखिरी लाल रंग का सदिश हमें प्राप्त हुआ, यह ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को निरूपित कर रहा है। क्या किया हमने? पहले ए और बी को जोड़ा, उससे ए प्लस बी प्राप्त हुआ, हरा सदिश। ए प्लस बी हरे सदिश में सी को जोड़ा, तो ये नीला सदिश प्राप्त हुआ, ए जोड़ बी जोड़ सी। अब ए जोड़ बी जोड़ सी में डी को जोड़ा, तो हमें परिणामी सदिश ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राप्त हो गया। अब अगर इस पूरे चित्र में आप अंदर के इन रेखाओं को मिटा दें, सिर्फ बाहर बनाई गई काले रंग से बनाई गई इन रेखाओं पे ध्यान दें, तो हमने वस्तुतः क्या किया? हमने वस्तुतः यह किया, सदिश ए बनाया, ए के सिर पर बी की पूंछ रख के बनाई। ये काले रेखाओं को देखिए, इसके सिर पे सी की पूंछ रख के बनाई, यहां से डी को बनाया। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कुछ इस तरह का चित्र हमने बनाया। मैं बिल्कुल उसी प्रकार का चित्र बनाने में थोड़ा असफल हो गया, पर ठीक है, मोटा मोटी ठीक बनाया मैंने। ए बी सी डी
ए पहला सदिश, उसके सिर पे दूसरे की पूंछ रख के बनाई बी। अब बी के सिर पे तीसरे सदिश सी की पूंछ रख के बनाई। अब सी के सिर पे चौथे सदिश डी की पूंछ रख के बनाई। तो क्रमवार रूप से एक के बाद एक सदिशों को बनाता चला गया। हर अगले सदिश की पूंछ उसके पहले वाले के सिर पे रखिए। हर अगले सदिश की जो पूंछ है उसके पहले वाले के सिर पे रखिए। तो इस प्रकार से हमें एक चित्र मिल गया। अब यदि मैं जहां से प्रारंभ किया था चलना वहां से और जहां अंत में है इसको एक रेखाखंड से जोड़ दूं तो एक बहुभुज का निर्माण हो जाता है। एक बहुभुज पॉलीगॉन का निर्माण हो जाता है। और प्रारंभ से जहां से आप चलना शुरू किए थे, उल्टा नहीं, डी से ए की तरफ नहीं, जहां से चलना प्रारंभ किए वहां से अंत में जहां है वहां, यह इन सदिशों का परिणामी है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अर्थात जितने भी सदिश दिए हुए हैं सबको क्रमवार रूप से एक के बाद एक बनाते चले जाइए। हर अगले सदिश की पूंछ को उसके पहले वाले के सिर पर रखिए। अंत में जहां से चले थे उससे जहां आखिर में पहुंचे उस बिंदु को जोड़ दीजिए। यह जो आखिरी सदिश आपने बनाया पॉलीगॉन को बंद करने के लिए, यही परिणामी सदिश होता है। यही ए बी सी और डी का योग होता है। इस नियम को हम सदिशों के योग का समानांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। निश्चित रूप से यह कोई मूल नियम नहीं है, यह कोई फंडामेंटल रूल नहीं है, यह तो त्रिभुज नियम से ही इसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है। तो सदिशों के योग का जो मूल नियम है वो त्रिभुज नियम ही है, बाकी सब उसी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगली क्लास में हम इस पर कुछ प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।